दोस्तों स्वागत है आपका सिग्मा स्टूडेंट चैनल में। और जो भी एस्पिरेंट बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स है। इसमें आपका जीएस पेपर 1, पेपर 2, जनरल क्वालिफाइंग हिंदी और हिस्ट्री ऑप्शनल सारा कवर किया जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। और आगे बढ़ने से पहले ये है मेरा इंट्रोडक्शन। बीपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री से रहा है। एमए मेरा डबल है, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से है। और डिप्लोमा इन शिपिंग पोर्ट मैनेजमेंट भी कर चुका हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ये लिस्ट है क्योंकि जो भी एस्पिरेंट लेट से हमारे चैनल से जुड़े हैं या फिर उन्होंने इस लेक्चर से पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उनके लिए एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये सारा टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे इस आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के टॉपिक्स में। तो अगर आप चाहते हैं तो वो पहले का वीडियो भी जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हिंदी ये इंग्लिश में पूरा लिस्ट है टॉपिक्स का जो भी हम लोग कवर करेंगे, और ये हिंदी का है। आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। दोनों ही मीडियम में अच्छे से कवर कराया जाएगा और फिर दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अगला है फीचर्स ऑफ फोक आर्ट स्टाइल। तो इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, फिर से मैं एक बार ऊपर वाले डायग्राम में लेके चलता हूं और ये पॉइंट क्यों आया है, कहाँ से आया है और हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपर। तो दोस्तों ये है हमारा डायग्राम। मौर्यन आर्ट को दो भाग में बांटा गया है। कोर्ट आर्ट है, उसके बाद फोक आर्ट है। कोर्ट आर्ट में 4 पार्ट है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और फोक आर्ट में यहाँ पे देखिए मेनली स्कल्पचर, इसका 2 पार्ट है, कोर्ट स्कल्पचर और फोक स्कल्पचर। तो कोर्ट कोर्ट का जो स्कल्पचर है वो हम लोगों ने पढ़ लिया और अब हम लोग आते हैं फोक स्कल्पचर पे। स्कल्पचर जो बार-बार आ रहा है ना दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मूर्ति जैसे बनाते हैं ना, आम बोलचाल भाषा में स्कल्पचर बनाएँ, तो उसी मूर्ति जो वगैरह जो बनाते हैं उसी को स्कल्पचर बोलते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि स्कल्पचर बार-बार आ रहा है तो क्या है। यही जो फिगर मूर्ति टाइप का ये बना दिए, इसी को स्कल्पचर बोलते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों फीचर्स ऑफ फोक आर्ट। तो फोक आर्ट में देखते हैं, एक तो पोर्ट्रीज़ है और उसके बाद स्कल्पचर है। तो जो पोर्ट्री जो होता है एक बर्तन हो गया दोस्तों, कि जब हम लोग जो पुराने समय में जो आम जनता थी, अब उनके पास उतना पैसा नहीं था कि सोना-चांदी या फिर कोई मेटल का बर्तन रखेंगे। तो उस टाइम पे जो है महँगा-महँगा चीज़ नहीं रखते थे। पोट्री जो है वो बर्तन जो उनके पास था, वो देखिए डेली नीड्स एज़ वेल एज़ फॉर डेकोरेटिव पर्पसेज़। तो जो पोट्रीज़ होता था डेली यूज़ के लिए, जैसे कि कुछ कोई अनाज रखना है उसके लिए, या फिर घर में भी हम लोग जैसे अभी गुलदस्ता रख देते हैं ना, एक पॉट जैसा रहता है उसमें फ्लावर डाल दिए, गुलदस्ता टाइप का, तो उसके लिए भी तो डेकोरेटिव डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते थे और डेली नीड्स के लिए भी इसका यूज़ होता था। कौन? तो कॉमन पीपल के द्वारा। तो ये है पोट्रीज़ हो गया। और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था? तो एनबीपीडब्ल्यू यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जब हम लोग आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे 3 चीज़ आपको पढ़ने में आता होगा। एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है वो रेड एंड ब्लैक वेयर आता है। उसके बाद जब हम लोग वैदिक पीरियड में आएँगे तो पेंटेड ग्रे वेयर आता है। और जब हम लोग फर्दर महाजनपद पीरियड में आएँगे तो नॉर्दर्न अ, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आता है। तो 3 आप लोग पोर्ट्री याद रखेंगे। ऐसे इसमें मेंशन नहीं करना है, जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए मैं चर्चा कर रहा था इस पे कि रेड एंड ब्लैक वेयर इंडस वैली में हो गया, फिर वैदिक पीरियड में हो गया पेंटेड ग्रे वेयर, और जो हमारा महाजनपद पीरियड आ गया मौर्य पीरियड में ये एनवीपीडब्ल्यू, इसी को। फिर अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इन बिहार मोस्टली फाउंड अराउंड पाटलिपुत्रा। तो जो ये पोट्री जो है ना, ये मेनली पाया जाता है कहाँ पे? तो पाटलिपुत्रा के अराउंड में। तो जैसे यहाँ पे ये बिहार का मैप बना दिए, यहाँ कहीं पे आसपास ये नीचे, यहाँ से जहाँ पे भी अगर आपको लगे कि पाटलिपुत्रा जो है ना, इसी के आसपास जो है, ये इस एरिया में। तो जब आप लोग को आंसर भी लिखेंगे तो इस डायग्राम को बना देंगे और इस एरिया को थोड़ा-सा जो है हाइलाइट कर देंगे, ताकि ऐसा लगे कि हाँ, स्टूडेंट को पता है कि हाँ, ये कहाँ पे पाया जाता था, तो लोकेशन भी डिनोट कर देंगे। तो ये स्कल्पचर जो है वो अ पोट्री जो है वो बिहार मोस्टली बिहार में जो है कहाँ? तो पाटलिपुत्रा के अराउंड। पाटलिपुत्रा जो अभी का पटना है ना, उसी का नाम पाटलिपुत्रा है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कभी-कभी ना कोई-कोई छोटा पॉइंट होता है ना, वो मैं मेंशन कर देता हूँ इसलिए क्योंकि
देखिए इसको ईगो पे नहीं लेना है। बहुत लोग हैं जो जिनको पता है और कई बार छोटा से छोटा चीज़ भी हमें नहीं पता होता है। तो अगर मैं मेंशन कर देता हूँ तो ईगो हर्ट नहीं हो जाना है कि अरे ये तो इतना छोटा चीज़ हमको तो पहले ही आता था। आता था ठीक है। कई हमारे दोस्त हैं नया तैयारी कर रहे हैं या फिर अब बिहार के बाहर से हैं उनको रीजनल चीज़ बहुत बार है कि नहीं पता रहता है। क्योंकि बीपीएससी ऑल इंडिया में बाहर के राज्य से भी हैं, बिहार के बाहर से भी हमारे कई मित्र जो हैं जो मुखर्जी नगर में हैं या फिर मध्य प्रदेश में भी रहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, तो अलग-अलग जगह से इसलिए मैं कई बार जो है छोटी-छोटी चीज़ को मेंशन कर देता हूँ, तो उसको दिल पे नहीं लेना है कि इतना छोटा चीज़ क्यों मेंशन किया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं स्कल्पचर पे। ये फोक आर्ट में पोर्ट्रेट था पहला और अब है दूसरा स्कल्पचर। ये स्कल्पचर में देखते हैं तो ह्यूमन शेप स्टैच्यू होता था, यक्ष यक्षिनी हैव बीन मेड। तो आइडल यहाँ पे देखिए मैं बताया था ना कि मूर्ति टाइप का, तो ये फोक आर्ट में यक्ष और यक्षिनी जो है उसका जो है मूर्ति बनाया जाता था। और ये कहाँ-कहाँ मिला है तो दीदारगंज पटना में देखिए यहाँ पे जो कि इज़ द बेस्ट अमॉन्ग देम, तो उ उन उन सभी में यक्ष यक्षिनी में से दीदारगंज पटना में जो मिला है वो सबसे बेस्ट है, व्हिच इज़ प्लेस्ड इन पटना म्यूज़ियम। यानी कि जो ये यक्ष यक्षिनी का जो आइडल मिला है वो दीदारगंज में, ये कहाँ रखा हुआ है? तो ये पटना म्यूज़ियम में रखा हुआ है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसी इसी पे चर्चा हो रहा है दोस्तों स्कल्पचर पे, फ़ोक आर्ट में स्कल्पचर पे दूसरा है तो इसी में ये पॉइंट आया है। स्टैच्यू जो है वो मेड ऑफ ब्राउन ब्राउन सैंडस्टोन है, उससे बनाया जाता था। उसके बाद ब्राइटली जो है वो ब्राइटली काफ़ी पॉलिश किया जाता था और उसके बाद रिलीजियस इन्फ्लुएंस इस पे देखा जाता था। तो किसका? तो यहाँ पे देखिए 2 जैन जो दिगंबर हैं, तीर्थंकर्स, उनका जो है आइडल जो है वो मिला है कहाँ? तो लोहानीपुर पटना में आइडल मिला है किनका? तो दिगंबर तीर्थंकर हैं। तो जो जैन जो सेक्ट जो धर्म है उसमें जो है 2 सेक्ट होता है, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर जो है वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे तो वो हो गए श्वेतांबर, और जो दिगंबर हो गए वो जो है बिल्कुल वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वो कहलाते थे दिगंबर। ठीक, आगे चलते हैं। द क्लॉथेज एंड ज्वेलरी हैव बीन इंट्रिकेटली कार्व्ड इन द डेकोरेशन। तो जो क्लॉथ जो कपड़ा और जो ज्वेलरी है वो उसको बिल्कुल अच्छे से जो है वो डेकोरेट किया गया है आइडल में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्ले स्टेच्यू ऑफ वेरियस एनिमल्स बर्ड्स। तो जो जो आम जनता ही है तो अब भैया जो मन किया अपना बना रहे हैं बैठ के। तो क्या-क्या और भी अलग क्या-क्या बनाते हैं। एक तो यक्ष यक्षिनी जो है वो काफ़ी फ़ेमस है और यक्ष यक्षिनी के अलावे भी बहुत सारे जो है मूर्तियाँ आइडल जो है वो बनाया जाता था। किसका-किसका बनाया जाता था? तो यहाँ देखिए एनिमल्स हो गया, बर्ड हो गया, मैन वुमन है, उसका भी बनाया जाता था। अब नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए दोस्तों कहाँ-कहाँ पे पाया गया है। जब आप लोग मैं बताया था ना कि जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ये ऐसे एक छोटा-सा बिहार का मैप बना के उसमें मेंशन दिखा देंगे। तो ये सारा अगर यक्ष यक्षिनी के बारे में एक-एक वर्ड में अगर शॉर्ट आंसर पूछा है, तो बता देंगे कि ऐसा ही जो है आइडल पाया गया है फोक आर्ट में, दीदारगंज में एक पाया गया है। तो यहाँ पे छोटा-सा डायग्राम एक पॉइंट डाल दिए बस हो गया, मेंशन कर दिए। कोई बहुत मतलब बारीकी से डायग्राम बना दिए और ज़रूरी नहीं है कि मैप एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। जस्ट एक सिंबॉलिक तरीके से मैप आपको बना देना है कि 2 सेकंड में बन के खत्म हो गई। ये नहीं कि 5 मिनट डायग्राम बनाने में ही लगा दिए। फिर नेक्स्ट आते देखिए, यक्ष यक्षिनी का जो है मूर्ति कहाँ-कहाँ पे आइडल मिला है। दीदारगंज पटना में मिला है, फिर बेसनगर मध्य प्रदेश में यक्षिनी का मिला है, यहाँ भी यक्षिनी का मिला है। फिर नेक्स्ट आते हैं, पारखम जो है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में, राजघाट वाराणसी में मिला है। तो इतना सारा अगर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन कम से कम जो बिहार में मिला है, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया, पीडीएफ ही अटक गया है। तो इसको बंद करके फिर से रीओपन करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो ये सारा जो इतना सारा पूरा लिस्ट दिया हो, ये पूरा लिस्ट रटने का ज़रूरत नहीं है। अगर जो जो बिहार से रिलेटेड है बीपीएससी में अगर आपने बिहार का ही 1-2 प्लेस मेंशन कर दिया, तो वो इनफ है। ये नहीं कि पूरा एकदम से लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपको शॉर्ट आंसर में मुश्किल से 2 से 3 प्लेस मेंशन करेंगे और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ये सारा पूरा लिस्ट नहीं बनाना है। ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, जितना याद है ठीक है, एक याद हुआ बस उसी को मेंशन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फ़ोक आर्ट है, उस फ़ोक स्कल्पचर है, उसमें यक्ष यक्षिनी का अभी तक हम लोग देख रहे थे और यक्ष यक्षिनी के अलावे भी बहुत सारा मूर्ति मिला है।
तो वो अदर स्कल्पचर कौन सा मिला है, उस पे अब हम लोग देखते हैं, उस पे नज़र डालते हैं। अदर स्कल्पचर, तो ये यक्ष यक्षिणी के अलावे भी बहुत सारा कौन कौन सा मिला है, तो ये देखिए, ये लिस्ट जो है ना दोस्तों, ये इतना में से एक, तो जो बिहार में स्पेशली मिला है ना, वो आपको याद रहना चाहिए। तो कौन सा मिला है, बुलंदी बाग पटना में मिला है स्टेच्यू ऑफ वुमन एंड चाइल्ड। तो माँ और जो बच्चा है उसका मिला है, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा फीलिंग ऑफ मदरहुड। इससे भी आप लोग कॉमन सेंस से भी अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद कलसी देहरादून में एलिफेंट का स्टेच्यू मिला है। उसके बाद लोहानीपुर पटना में फिर इसको ध्यान देंगे, जैन तीर्थंकर है, उनका मिला है नेक्ड। क्यों कि हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किया कि दिगंबर का मिला था। तो श्वेतांबर जो है वो कपड़ा पहनते थे और दिगंबर जो है वो कपड़ा नहीं पहनते थे। तो नेक्ड मिला है, नो आर्म, हाथ भी टूट गया, बहुत दिन से मूर्ति अब कहीं दबा हुआ है, तो आर्म नहीं है, फिर लेग एंड थाई भी टूटा हुआ है। तो जस्ट मिला है, ये प्लेस जो है ना आपको मेंशन कर देना है। दो प्लेस याद रखेंगे, बुलंदी बाग और ये लोहानीपुर पटना। ये जहाँ पे, ये ऐसा जगह है जहाँ पे यक्ष यक्षिणी के अलावे भी मूर्ति मिला है। तो कौन मिला है, तो स्टेच्यू ऑफ वुमन और चिल्ड्रेन का मिला है, और एक जो है जैन तीर्थंकर का मिला है। ये उनका स्टेट क्या है, किस स्थिति में मिला, वो भी देख लीजिए। उसके बाद धौली ओडिशा एलिफेंट में, ये सारा लिस्ट है, लेकिन आपको जो दो मेनली याद रखना है वो लोहानीपुर और बुलंदी बाग, ये दोनों ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अब आते हैं फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट पे फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या था, किस प्रकार से था या नहीं था, या फिर कितना था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी पॉइंट में आपको बोल देगा यहाँ पे कि क्रिटिकली एनालाइज। तो जो ये फॉरेन इन्फ्लुएंस है, इसी में क्वेश्चन दे देता है कि क्रिटिकली एनालाइज द मौर्यन आर्ट। ठीक, तो उसी में ये पॉइंट है। तो इसको हम लोग दोनों को इंक्लूड करके एक साथ पढ़ेंगे। दोनों एक ही है, जस्ट आपको घुमाने के लिए जब बीपीएससी अलग क्वेश्चन पूछ देगा तो वहाँ पे घबराना नहीं है। तो ये टॉपिक है ना, इसी से पूछता है कि क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है। ठीक, तो आइए यहाँ से इसको देखेंगे और प्लस में हम लोग आगे जो है वो देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिए ना दोस्तों, ये क्रिटिकल एनालाइज। ठीक, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए है ना क्रिटिकल व्यू। इसमें क्रिटिकल व्यू में मेनली दोस्तों ये है कि अ, कितना ओरिजिनलिटी था, मौर्यन आर्ट ओरिजिनल था या नहीं, क्या विदेश से कॉपी किया गया था, उसमें ये आपको मेंशन करना है। तो इसीलिए बहुत सारे जो है यहाँ पे देखिए, ये नाम है ना दो, एक जॉन मार्शल का है और एक है पर्सी ब्राउन। ये दोनों जो थिंकर थे ना, अब इसी पे चर्चा हम लोग करते हैं। पहले ही नहीं, जो स्पॉइलर है वो नहीं दे दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए, एक बार शुरू से फिर से दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग जो है ये टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपको कहाँ पे हैं लेक्चर में, क्या क्या कई बार होता है कि देखते देखते ना लोग मतलब रम जाते हैं और पता भी नहीं चलता है किस टॉपिक पे आगे। तो ये हमारा पेज नंबर 17 है। फिर ऊपर से एक बार डायग्राम फिर से दिखा देते, तो फिर यहीं पे आ जाऊँगा। तो दोस्तों हम लोग हैं यहाँ पे, मौर्यन आर्ट को हम लोग देख रहे थे। मौर्यन आर्ट को दो भाग में बांटा गया है, एक है कोर्ट आर्ट है, दूसरा है फोक आर्ट। कोर्ट आर्ट में हम लोगों ने पैलेस देख लिया, पिलर देख लिया, स्तूपा देख लिया, केव देख लिया। उसके बाद फोक आर्ट में स्कल्पचर और फिर कोर्ट स्कल्पचर, और एक है फोक स्कल्पचर, दोनों को देख लिया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया कवर। अब जो है हम लोग देखेंगे आगे, इसका क्रिटिकली एनालाइज करना है या फिर कितना फॉरेन का जो इन्फ्लुएंस था वो। तो अब हम लोग इस पे आइए चर्चा करते हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन आर्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो जो दो नाम मैं मेंशन कर रहा था यहाँ पे, जॉन मार्शल, निहार रंजन राय, और एक हैं पर्सी ब्राउन। ये लोग जो है इनका ऐसा मानना है, ये लोग विश्वास करते हैं कि इंस्पायर्ड बाय फॉरेन, जो मौर्यन आर्ट था, इन लोगों का ऐसा मानना है कि जो मौर्यन आर्ट जो था वो फॉरेन से इंस्पायर्ड था, और इस पे जो है इंस्पायर्ड बाय फॉरेन इन्फ्लुएंस, यानी कि विदेश से जो है उसको, ये जो है उसको इंस्पायर्ड था, उससे उसका कॉपी किया गया था, ऐसा उनका ये मानना है। ठीक, आगे आगे नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अब और ये लोग यहाँ पे आर्गुमेंट क्या क्या देते हैं वो देखते हैं। और इसका जो है ना एक लिस्ट जो है ऐसे ये डायग्राम करके आगे दिया हुआ है कि डिफरेंस में क्या क्या था, वो हम लोग देखेंगे। तो ऐसा ये लोग क्यों मानते हैं, तो देखिए यहाँ पे, और ड्यू टू टेक्निक्स ऑफ ब्राइट पॉलिश। तो पॉलिशिंग का जो टेक्निक था, इनका ऐसा मानना है कि ये वहाँ से कॉपी किया गया था। फिर
बेल डिज़ाइन है, एनिमल का मोटिफ है। ये ऐसे मैं दोस्तों ये यहाँ पे ऐसे ऊपर में लिख दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको जब मिलेगा वो बिल्कुल साफ मिलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, तो उसके लिए नहीं बिल्कुल अभी से एकदम टेंशन लेने लग जाना है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा, वहाँ पे पूरा स्कैन रहेगा। आप लोग आपका मन है तो उसको प्रिंट आउट करवा के पढ़ लीजिए और आप सामने में नोट्स रखिए और फिर हमारा लेक्चर देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आते हैं, ड्यू टू टेक्निक ऑफ ब्राइट पॉलिश, और फिर जो एनिमल मोटिफ है जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे पिलर पे, ऐसे यहाँ पे ये शाफ्ट था, फिर यहाँ पे एबेकस था, फिर ये ऐसे, और फिर यहाँ पे एनिमल फिगर था। तो शाफ्ट था, यहाँ पे ये कैपिटल था, फिर एबेकस था और उसके ऊपर में यहाँ पे एनिमल का फिगर बना हुआ। तो इनका मानना है कि ब्राइट पॉलिशिंग का, फिर बेल डिजाइन जो है, यहाँ पे इन्वर्टेड लोटस डिजाइन जो था, उल्टा लोटस का फूल जो था, वो एनिमल मोटिव से जो है, ये सारा जो है ईरानियन जो है आर्ट उससे जो है इंस्पायर्ड था, इनका ऐसा मानना है। फिर मोरियन स्कल्पचर स्पेशली द यक्ष यक्षिनी वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक जो है होल्स्टीन आर्ट है। तो जैसे दोस्तों ये है ना ग्रीक आर्ट, तो जब आप लोग जब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था, जो नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही मोटा सा बुक है, लगभग 500-600 पेज है, तो उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, गांधार आर्ट, फिर मथुरा आर्ट और एक है अमरावती। तो तीनों में जब आप लोग डिफरेंस देखेंगे ना, वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि जो ये ग्रीक का जो भी जितना आप लोग स्कल्पचर देखेंगे ना, पूरा बॉडी जो है ना, जैसे नहीं जिम बॉडी, तो उस तरीके का पूरा फला फूला एकदम भरे पूरे घर से एकदम खाया पिया खानदान से है, उस तरीके का वहाँ पे वो लोग बनाते हैं। तो इसी से यहाँ पे ये लिखा गया है कि यक्षिनी का जो स्कल्पचर है वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रीक होल्स्टेन जो है। ग्रीक का पद्धति जो होता था ना, वहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेगा, पूरा एकदम सजा धजा मोटा ताजा आदमी इस तरीके का। तो ये जो इनका मानना है कि इससे जो है वो इंस्पायर्ड था। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राजप्रसाद हुआ जो इंस्पायर्ड बाय पैलेस ऑफ पर्सिया। तो यहाँ पे ये लोग इनको ऐसा लग रहा है कि पर्सिया का जो पैलेस था वो उससे इंस्पायर्ड था चंद्रगुप्ता का राजप्रसाद। प्रसाद क्या होता है हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रसाद मतलब महल, पैलेस। ठीक, तो जो महल था ऐसा उनका मानना है, पर्सी ब्राउन और जॉन मार्शल जो है उनका मानना है कि उससे जो ये जो इंस्पायर था। उसके बाद अशोका पिलर जो है वो अरमेइक, उस अशोका पिलर में जो है वो ग्रीक और अरमेइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इससे भी वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ से जो है ये इंस्पायर्ड था। लेकिन जो है टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, इट वाज लिमिटेड फॉर इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे फिर कंक्लूड होके ये आया है कि कुछ एक्सटेंड तक जो है, क्योंकि ट्रेड चल रहा था, फॉरेन रिलेशन तो था ही, तो हो सकता है कि कुछ एक्सटेंड तक इंस्पायर्ड हो, लेकिन आप फुल्ली ये नहीं कर सकते हैं कि सारा का सारा वहाँ से कॉपी किया हुआ था। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सारा का सारा वहाँ का कॉपी नहीं किया हुआ था, तो अब यहाँ पे जो है क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। तो जब आपको आंसर में लिखने के लिए बोले, तो ये तो हम लोगों ने ये जान लिया ये सारा पॉइंट कि क्यों जो है ये इनका ओपिनियन ऐसा था, क्यों कॉपी किया गया है। तो ये सारा आप लोग मेंशन कर देंगे कि पॉलिशिंग था, या फिर जो बेल शेप जो था, या फिर एनिमल फिगर था वो। तो अब यहाँ पे जो है काउंटर में ये दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन आप पूरा का पूरा नहीं कर सकते हैं कि वहाँ से इंस्पायर्ड था। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखिए प्रो और कॉन्स, यानी कि दोनों में अब डिफरेंस बताएगा क्यों। तो अब आपको दोनों में जब दोनों में अंतर जान लेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हाँ ये सही था या फिर नहीं था। तो यही उसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिटिकल एनालाइज। ठीक, तो जब आप लोगों को बोलेगा तो यहाँ देखिए, ठीक, मोरियन पिलर और ये ईरानियन पिलर। मोरियन पिलर जो था वो इंडिपेंडेंटली था, बल और जो ईरानियन पिलर था वो बड़े बड़े बिल्डिंग है, जो ये जो है ना एक कहीं भी एकांत जगह में इसे मौर्य पिलर जो है वो खड़ा करते हैं। लेकिन ये जो है जैसे घर बनता है ना बड़ा बड़ा पैलेस, तो वहाँ पे ये पिलर ईरान का जो है वो पिलर दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है वुड एंड स्टोन। तो यूज ऑफ वुड एंड स्टोन इन द रॉयल पैलेस, मेनली यूज ऑफ स्टोन। तो जो इंडिया का जो मौर्य का जो पैलेस था उसमें जो है लकड़ी और पत्थर दोनों का यूज किया जाता था, लेकिन ईरान का जो पैलेस था वहाँ पे मेनली जो है लकड़ी का यूज नहीं बल्कि पत्थर का ही यूज किया जाता था। उसके बाद मौर्य का जो पिलर था वो मोनोलिथिक था, यानी कि एक ही बड़ा सा पत्थर काट के एक ही पत्थर ऊपर से नीचे तक रहता था। जबकि यहाँ जो ईरानियन का जो पिलर था वो कई सारे छोटा छोटा जो पत्थर था उसको जोड़ करके बनाया जाता था। फिर नेक्स्ट है कि फ्लैट एंड स्मूथ, बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ रहता था।
जबकि यहाँ पे क्रैक्स उसमें मौजूद रहते थे। तो छोटा-छोटा जोड़ के बनाया जाएगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा तो क्रैक रहता ही है। जबकि आप एक एक ही पत्थर को रहेगा तो पूरा प्लेन रहेगा, पूरा स्मूथ रहेगा। फिर उसके बाद इन्वर्टेड लोटस ऑन पिलर, जो मौर्य का जो कैपिटल आप लोगों ने देखा होगा, जो ऐसे हम लोगों ने पिलर देखा फिगर, तो वहाँ पे वो लोटस रहता था। जबकि यहाँ पे ये देखिए, इधर जो है वो घंटी, जो बेल होता है वो देते थे वो लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे एनिमल फिगर रहता था मेनली। जो मौर्यन पिलर था उस पे जो है एनिमल फिगर रहता था, जबकि ईरानियन जो पिलर है उस पे ह्यूमन फिगर जो है वो रहता था। यानी कि इधर जो है मानव का, मनुष्य का भी चित्र रहता था, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो मौर्यन पिलर है वहाँ पे जो है सिर्फ एनिमल फिगर को इंक्लूड किया गया है। फिर लैक ऑफ बेस अंडर द पिलर, जो पिलर रहता था मौर्य का पिलर जो है वो जो है उसमें बेस कुछ भी नहीं रहता। ये इतना सा ऊंचा चबूतरा बना दिए, जैसे हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं कि झंडा जब हम लोग फहराते हैं तो इतना सा ये पूरा चबूतरा बना दिए, तो कोई बेस नहीं रहता था। ऐसे जस्ट ये धरती है, यहाँ ऐसे धरती है, यहाँ पे आके पिलर खड़ा कर दिए। कोई बड़ा सा ऊंचा बेस बनाने का जरूरत नहीं है। जबकि ईरानियन का जो पिलर था वहाँ पे जो है बेस का जो है यूज किया गया था, बेस ऑफ पोस्ट अंडर द पिलर। फिर उसके बाद शेप ऑफ वाइन, रैग, फ्लावर, ये सब। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कहीं पॉइंट मेंशन किया हुआ होगा जरूर, यहाँ देखिए, ये क्रिटिकल व्यू है ना, इसी में यहाँ देखिए, ये है ना शाफ्ट। तो शाफ्ट में जो है, जो हमारा मौर्य शाफ्ट किसको कहते हैं, आप लोगों को फिगर पता होगा, अगर नहीं याद है तो ये देखिए, ये ये है ना, ये पूरा शाफ्ट है पिलर। तो यहाँ पे जो है ये बताया गया शाफ्ट, जो जो ईरान का जो पिलर था उसमें फिगर ऑफ लीव्स, फ्लावर, ये पत्ता वगैरह, यहाँ पे कुछ कुछ फूल वगैरह बना देता था कौन, ईरान वाला। जबकि मौर्य पिलर जो था, ये यहाँ पे ये पत्ता वगैरह ये सब उतना नहीं रहता, ये मेनली जो है वो प्लेन ही रहता था। तो एनिमल फिगर एबव द पिलर, और ये जो है ये फिगर लीव्स, फ्लावर, और यहाँ पे मौर्य का है वो प्लेन रहता था। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रिटिकली एनालाइज जब करने के लिए बोलेगा तो दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया। पर्सी ब्राउन और जॉन मार्शल जो है उनका, ये देखिए, ये हिस्टोरियन है। जब आप लोग मेंशन करेंगे, ये नाम तो हमेशा याद ही रहना चाहिए। जब आप नाम मेंशन करेंगे ना तो वो एक तरीके से ज्वेलरी का काम करेगा, सजाने धजाने का काम करेगा, मेकअप हो गया आपके आंसर का, कि हाँ लगे कि कोई एकदम विशिष्ट जो है विद्यार्थी एकदम लिखा है आंसर। तो ये सब जो डाटा, ये फिगर डायग्राम, ये सब सारा थिंकर या फिर कोई हिस्टोरियन है उसका नाम डालेंगे तो ये जो है ना पूरा मेकअप सजाने धजाने का काम करेगा आपका जो आंसर रहेगा उसको। फिर नेक्स्ट आते हैं, क्रिटिकली एनालाइज होने के बाद अब हम लोग देखते हैं हाउ डज मोरियन आर्ट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्ररी सोशल लाइफ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मौर्यन आर्ट जो है वो कैसे दिखाता है कि उस समय के आम जनजीवन, सोशियो और इकोनॉमिक, जो कि सामाजिक और जो आर्थिक है उनके जनजीवन को कैसे दिखाता है उस समय का। जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं तो ये हमारा कंटेम्प्ररी यानी कि 2025 है, ये हमारा कंटेम्प्ररी यानी कि हमारे समय का बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो मौर्य का जो आर्ट है ये उस समय का जो है लाइफ है उसको कैसे दिखाता है। तो अब हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है। मौर्यन आर्ट जो है वो डिपिक्ट करता है, ये देखिए यहाँ पे, जो जो पैलेस है वो ग्रैंडियोर दिखाता है, बिल्डिंग स्टाइल, यानी कि जो भव्यता है, पैलेस का भव्यता है, उससे पता चलता है कि जो कारीगर थे उस समय का, या फिर जो भी आर्किटेक्चर जो डिजाइन करते थे, इंजीनियर थे, काफी पढ़े लिखे हुए थे। तो वहाँ पे देखिए ग्रैंडियोर जो है, बिल्डिंग स्टाइल और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो बिल्डिंग था, पैलेस था, उसका भव्य भव्य भी बहुत था, काफी खर्चा किया गया था। कुछ ने तो कहा कि भगवान के द्वारा बनाया गया, कोई बोला कि सूसा और एक बर्तन भी इसका जो है मुकाबला नहीं कर सकते हैं। पतंजलि भी उसका जो है प्रेज़ किए थे, उसका बड़ाई किए थे। तो इससे पता ये चलता है कि काफ़ी जो इकोनॉमी जो था वो प्रोस्पेरिटी था मौर्यन रूल के अंदर में, ठीक? वहाँ पे आते हैं, ये सारा पॉइंट जो है ना ये मेनली इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जब जब आप लोग ये सारा इतना पॉइंट देख रहे हैं ना, अगर नहीं पूछेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना लिखने का। अगर इस पॉइंट को अगर पूछे तो ठीक है, अगर नहीं पूछा तो 2-3 जैसे कंक्लूजन में भी ये सारा आप लोग एक आध पॉइंट जो है यूज कर लेंगे कि अभी भी हम लोग उससे इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्योंकि कंटेम्प्रेरी में वो लोग कैसे आत्मनिर्भर हैं। अभी हम लोग जो है इंडिया आत्मनिर्भर होना चाहता है, तो कंक्लूजन में 1-2 पॉइंट यहाँ से उठा के भी आप लोग डाल देंगे, ठीक।
तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम द आर्ट ऑफ अशोका। तो ये यहाँ पे जो पूछा है ना कि हाउ जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है सोशियो और इकोनॉमिक लाइफ, तो यहाँ पे ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमाइन, फेमाइन के बारे में बताता है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में देखिए उस टाइम पे जो है एंसेस्ट्रल मोनार्की था, फिर कंडेम किया गया था एनिमल सेक्रीफाइस को, यानी कि जो जानवर का बलि दिया जाता है उसका जो है निंदा किया गया था। हॉस्पिटल था, ह्यूमन और एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था। आप इसमें भी अभी जैसे है ना कि इन्वायरमेंट और एनिमल जो ह्यूमन एस्पेक्ट है दोनों को मिला के वन ऐसे करके कुछ अभी टर्म करंट अफेयर्स में भी चल रहा था। फिर नेक्स्ट है वेलफेयर वर्क। वेलफेयर वर्क किस किस में मेंशन है, ये 6 इंस्क्रिप्शन में 2, 3, 6 में मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल और रिलीजियस सिस्टम जो है, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो इस चीज़ में संलिप्त थे और कैसे वो लोग जो है रिलीजियस चीज़ को जो फैलाते थे और एक टॉलरेंस जो है वो समाज में स्थापित करने का जो है प्रयास रहता था उनका। उसके बाद देखिए फीमेल महामात्रा, तो इससे हम लोग ये जो महामात्रा एक ऑफिशियल मान सकते हैं, तो इससे हम लोग ये भी हम लोगों को पता चलता है कि उस समय पे स्त्रियों को भी काफ़ी आगे बढ़ाया जाता था। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल्स जो थी, जैसे हम अभी महिलाओं को जो है 35% आरक्षण दे दिया गया है सिविल सर्विसेज में, उस समय भी जो है महिलाओं को बढ़ावा दिया जाता था। ऑफिशियल्स बनती थी, फिर उसके बाद लैंग्वेज और डिस्क्राइब्ड जो है ये कंटेम्प्ररी इंडिया लैंग्वेज, तो जो पिलर्स वगैरह हैं, उसपे जो लैंग्वेज इंस्क्राइब किया गया है, इससे ये पता चलता है कि पढ़ने-लिखने का भी उस समय पे चलन था। ये नहीं है कि लोग मूर्ख ही थे, कुछ ये मतलब क्या है ना कि कई वेस्टर्न वाले जो है एक नैरेटिव गढ़ेंगे, अरे यहाँ तो पढ़ने-लिखने का चलन नहीं था, सौंफ-सपेरा का देश था, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों से पहले ही यहाँ पे बहुत काबिल आदमी ऑलरेडी हो चुका है। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ महामात्रा, ये भी ऑफिशियल होते थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं एबंडनमेंट ऑफ वार स्ट्रेटजी। तो जब हम लोगों ने देखा कि कलिंगा वार के बाद अशोका ने जो है वार स्ट्रेटजी को है वो एबंडन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया बाय अशोका। तो इसका मेंशन किस में है, 13th इंस्क्रिप्शन में है। तो कलिंगा वार के बाद तो ये यहाँ से एक तरीके से ये दिखाता है कि टॉलरेंस कैसा था वहाँ पे। उसके बाद स्तूपा एंड केव है इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को फिर बढ़ावा दिया गया। फिर नेक्स्ट देखिए टैक्स सिस्टम है, वो टैक्स का वहाँ पे जैसे रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम अभी जैसे जीएसटी वगैरह है, इससे भी आप लोग जब आंसर या ऐसे में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड जो रेवेन्यू सिस्टम था वो भी उस समय प्रचलन में था। उसके बाद हार्मोनियस रिलेशन